हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बंसल गुरुकुल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में। एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल किसी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम एक्सटर्नली उसे किसी सेल को प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि वो सेल हमें केमिकल्स के फॉर्म में चीज़ों को कन्वर्ट कर पाता है। सपोज़ हमारे पास एक कंटेनर है। इस कंटेनर में कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन है। ये रहा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन CuSO4। अब इस सॉल्यूशन के अंदर हमने दो रॉड्स लगाई हैं। ये दोनों ही रॉड सपोज कॉपर की हैं। ये भी कॉपर की ही रॉड है, ये भी कॉपर की ही रॉड है। अब हम इसे एक एक्सटर्नल बैटरी से जोड़ देते हैं। अब इस सेटअप की अगर हम बात करें तो आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हमने दे रखा है। होगा क्या, कॉपर सल्फेट के इस सॉल्यूशन से कॉपर के जो आयंस होंगे वो किस तरफ आएंगे, कॉपर रॉड की तरफ, जहां पर हमने नेगेटिव चार्ज वाला एंड जोड़ रखा है। अगेन अब यहां पर कॉपर के आयन की कमी हो गई। इस कमी को दूर करने के लिए पॉजिटिव एंड से जुड़े हुए कॉपर के रॉड से कॉपर के आयन सॉल्यूशन में वापस आ जाएंगे। बस धीरे धीरे क्या होगा, कॉपर ये वाला एंड जिसे हम कैथोड कह रहे हैं, इस पर डिपोजिशन होता चला जाएगा, कॉपर का जमाव होता चला जाएगा। ठीक वैसे ही अगर हम बात करें इस वाले एंड पर, तो यहां से कॉपर की रॉड से कॉपर खत्म होता चला जाएगा। बस तो ये रही इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसने किसे कन्वर्ट कर दिया, केमिकल एनर्जी में उसने कन्वर्ट कर दिया। यही सेल कहलाता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब इस बेसिक सिद्धांत का उपयोग हम मेटल्स को साफ करने में, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करने में भी कर सकते हैं। सपोज यहाँ पर एनोड वाले कॉपर की रॉड की जगह पर मैं कॉपर की ऐसी रॉड लूँगा जो इम्प्योर है, जिसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ मिली हुई हैं। ऐसा करने से क्या होगा, इम्प्योर कॉपर की रॉड से कॉपर के आयंस बाहर आते चले जाएंगे और प्योर कॉपर की रॉड में डिपॉजिट होते चले जाएंगे। यही है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये रहा उसका एक सीधा सा सिंपल सा एक मॉडल। नाउ यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन हो रही है वो कैसी है, ज़रा एक बार उस पर भी ध्यान दे लीजिए। कॉपर कन्वर्ट हुआ है किस में, कॉपर 2+ में, और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए हैं। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर तो कॉपर 2+ एक्वस से कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। ये है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के अलावा हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गोल्ड प्लेटिंग, सिल्वर प्लेटिंग, ऐसी कई सारी टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। उसका पीछे का सिद्धांत भी यही होता है। आइए बात करें इलेक्ट्रोलिटिक सेल से रिलेटेड कुछ नियमों की। तो एक साइंटिस्ट थे फैराडे, उन्होंने कुछ लॉ दिए हुए हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल से रिलेटेड। वो लॉ क्या बताते हैं कि अगर आप किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एक निश्चित मात्रा में कोई धारा प्रवाहित करते हैं, कोई चार्ज देते हैं, उस अवस्था में इलेक्ट्रोड्स पर कितना डिपोजिशन होगा, कितना जमाव होगा। इसी चीज़ को समझाने के लिए फैराडे ने 2 नियम दिए हुए हैं। पहला नियम केवल एक सिंगल सेल के लिए है, दूसरा नियम एक से ज़्यादा सेल्स के ऊपर लागू हो रहा है, उनके बारे में जानकारी देता है। तो बात करें ज़रा फैराडेज के लॉ की। पहला लॉ ये कहता है कि अगर आप किसी सेल में, किसी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जितना ज़्यादा चार्ज देंगे उतना ही ज़्यादा डिपोजिशन प्राप्त करेंगे। यानी कि अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच अकर्स एट एन इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस बाय करंट इज प्रोपोर्शनल टू द गिवन चार्ज, यानी कि Q कूलम में, M यानी कि डिपोजिशन की मात्रा प्रोपोर्शनल टू Q। सो M इज इक्वल टू ZQ। हम Z के बारे में बाद में बात करते हैं। Q यानी कि चार्ज, हमें पता है Q इज इक्वल टू IT, करंट इंटू टाइम। सो बेसिक फॉर्मूला क्या बना, M इज इक्वल टू ZIT। यहाँ पर अगर आप ध्यान दें, अगर हम किसी इलेक्ट्रोलिटिक सेल को केवल 1 कूलम का चार्ज दें, ऐसी कंडीशन में जितनी मात्रा डिपॉजिट होगी किसी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, उसे ही कहा जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, यानी कि हमारा Z। ये Z एक इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। ये है फैराडे का पहला लॉ। बात करते हैं दूसरे लॉ की। पहले लॉ ने हमें ये बताया कि जितनी ज़्यादा हम चार्ज देंगे, उतना ही ज़्यादा डिपोजिशन प्राप्त होगा। अब क्या हो अगर हमारे पास कई सारे अलग अलग सेल हो जाएं
आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने अलग अलग तरह के सेल्स हमने बना रखे हैं, ठीक है। अब इन सभी सेल्स में अलग अलग तरह के मेटल्स हैं, अलग अलग तरह के उनके सॉल्ट्स के सॉल्यूशंस हैं। क्या होगा अगर हम इन सभी को एक समान विद्युत धारा प्रवाहित करवा दें या एक समान आवेश दे दें तो किस सेल में कितनी मात्रा डिपॉजिट होगी और एक सेल में डिपॉजिट हुई मात्रा का दूसरे सेल में डिपॉजिट हुई मात्रा से क्या संबंध है, कैसे रिलेशन आएगा। इस चीज़ को समझाने के लिए फैराडे ने दूसरा नियम दिया था। इसे हम कहते हैं फैराडे सेकेंड लॉ। नियम कहता है अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस लिबरेटेड बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी passing through the electrolytic solution are proportional to its chemical equivalent, यानी कि इन मेटल्स की जो केमिकल इक्विवेलेंट होगा या इक्विवेलेंट वेट होगा उसकी अनुपात में ही डिपोजिशन हो पाएगा, ठीक है। अब ज़रा इसे मैथमेटिकली लिख कर देखते हैं। W यानी कि वेट, किसका वेट है ये, जो मेटल डिपॉजिट होने वाली है। E इक्विवेलेंट वेट, यानी कि उसी मेटल का तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट। अब एक सेल के लिए W और E, तो दो सेल की अगर बात करें तो W1, अगर हम दो सेल की बात करें तो W1 W2 इज इक्वल टू E1 और E2। ये संबंध हमें प्राप्त होता है। बेसिकली फैराडे के लॉ का दूसरा नियम यही है। सिर्फ दो ही सेल नहीं, अगर आप चाहें तो यहाँ पर 3, 4 कई सेलों की तुलना आपस में कर सकते हैं। अब ज़रा इस चीज़ को हम एक न्यूमेरिकल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। इफ़ अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ अ चार्ज इज एबल टू डिपॉजिट 5.75 ग्राम ऑफ सोडियम ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, व्हाट अमाउंट इफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिल्वर कैन बी डिपॉजिटेड बाय द सेम चार्ज ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। यानी कि आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक पर्टिकुलर अमाउंट में चार्ज दिया गया और उस सेल में 5.75 ग्राम सोडियम डिपॉजिट हुआ। अब इसी तरह से अगर हमारे सामने 3 और सेल आ जाएं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिल्वर हो, तो इनकी डिपॉजिट मात्रा कितनी होगी। यहाँ पर फैराडे का सेकेंड लॉ काम आएगा। कैसे? हम जानते हैं फैराडे का सेकेंड लॉ क्या कहता है कि डिपॉजिट हुई मात्रा का अनुपात उनकी तुल्यांकी भार के अनुपात के बराबर होता है। हमसे इनकी डिपॉजिट मात्रा पूछी गई है, लेकिन हमें इनका तुल्यांकी भार तो पहले से ही पता है। अगर मैं यहाँ पर इनका वेट और इक्विवेलेंट वेट लिखूँ तो मैं पाऊंगा इस तरह से, सोडियम का वेट क्वेश्चन में पहले से ही दिया गया है 5.75 ग्राम। इन सभी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो क्यों ना हम इन्हें मान लें x, y एंड z। ठीक वैसे ही तुल्यांकी भार, ये हमें पहले से ही पता है, सोडियम का होता है 23 ग्राम, मैग्नीशियम 12 ग्राम, एल्यूमिनियम 9 ग्राम और सिल्वर का होता है 108 ग्राम। तो ये रहा वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। अब हम सोडियम के इस फॉर्मूले के आधार पर इन सभी की अलग अलग करके वैल्यूज निकाल सकते हैं आसानी से, एक बार x, फिर एक बार y और एक बार z के माध्यम से। तो इस तरह से हम फैराडे के सेकेंड लॉ के सहायता से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कितना डिपोजिशन हुआ है वो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसी तरह से अगली वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेकर के आएंगे जो कक्षा 12वीं के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।